हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी विद्यासागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर में सेक्शन 22। जी हाँ, बेसिकली हम लोग कमिटमेंट किए थे कि 3 सेक्शन है रजिस्ट्रेशन के अंदर, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24। मैं जो है ना थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। सेक्शन 22 हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 22 में 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख का कैटेगरी था कि एक लिमिट को क्रॉस करिएगा तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। बट अभी जो है ना, ये वाले क्लास में हम लोग टोटली डिफरेंट है। अब ये तो हम लोग पूरे पढ़ चुके हैं ना, सेक्शन लास्ट वाले क्लास में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 23 और सेक्शन 34। तो सेक्शन 23 में क्या बोला गया, सेक्शन 24 में क्या बोला गया बता रहा हूं। तो इसमें बेसिकली बोला कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, और इसमें बोला है कि किसी भी हालत में आपको जीएसटी नंबर लेना ही लेना है। ऐसा नहीं है कि टर्नओवर आपका कम हो या कुछ भी हो। सपोज आप 1 लाख रुपए का भी सेल कर रहे हो, 1 लाख की भी सर्विस दे रहे हो, 1 लाख का भी गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ आप 40 लाख से ऊपर भी कर रहे हो, 50 लाख से ऊपर भी कर रहे हो, 20 लाख से ऊपर भी कर रहे हो, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं सेक्शन 23, जिसमें यह बोला गया है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। इसमें बेसिकली मैं आपको 2 पॉइंट पढ़ाऊंगा सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 में क्या है ना कि एनी पर्सन इंगेज इन बिजनेस विच इज नॉट लायबल टू टैक्स, या तो एक्सक्लूसिवली जो सप्लाई कर रहा है वो एग्जम्प्ट है। बेसिकली आप समझ रहे हैं कि अगर कोई बंदा है जो सप्लाई कर रहा है, उसका सप्लाई या तो टैक्सेबल नहीं, गुड्स है नहीं, या तो वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड कर रहा है। इन दैट केस में क्या होता है ना, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं, पहला है या तो वो नॉट लायबल टू टैक्स, या तो होली एग्जम्प्ट सप्लाई है। बेसिकली पहला पॉइंट है कि अगर कोई बंदा किसी बिजनेस में एंगेज है और उसका जो सप्लाई का जो नेचर है ना, वो है कि वो टैक्स लगता ही नहीं, उस जो भी सप्लाई करता है, सपोज वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसमें जीएसटी है ही नहीं, तो उसको जीएसटी नंबर लेने का दरकार नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर वो पूरा ही एग्जम्प्ट है बेसिकली, तो क्या है कि उसको लेना नहीं है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद मैं आपको पॉइंट 2 बताऊंगा। अगर आप ये वाला फॉलो नहीं करेंगे ना, कि अगर कोई बंदा मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अगर वो इसमें ऐसा कोई गुड सप्लाई करता है तो जिसमें क्या है कि जीएसटी नहीं लगना है या तो फुल्ली एग्जम्प्ट है ना, तो उस केस में उनको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको एक केस बताऊंगा, उसमें क्या होता बताइए। मानव पेट्रोल पंप, मानव पेट्रोल पंप है। ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं डिफरेंट कस्टमर को, छोटे छोटे कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर है, आपको पता ही है कि अगर ये पेट्रोल पंप है और ये डीजल एंड पेट्रोल सप्लाई करते हैं, डीजल एंड पेट्रोल सप्लाई करता है, जिसमें क्या है ना कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी अभी तक आया नहीं, तो जीएसटी इसमें लगता नहीं। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जीएसटी वाला प्रोडक्ट है नहीं, तो ये सप्लाई करता है। मान लीजिए सप्लाई इनका कितना हो गया, 60 लाख। छोटे छोटे कस्टमर को बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, डीजल बेच रहे हैं, पेट्रोल बेच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें जीएसटी नहीं है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। इनका जो है अभी जीएसटी आया ही नहीं इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्या होगा, इनको क्या, इनका आप देखिएगा तो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितना हो गया, 60 लाख हो गया। तो अगर ये इनको क्या जीएसटी नंबर लेना है, जी नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। इसका कारण क्या है पता, कारण ये है कि टैक्स लगता ही नहीं। अगर टैक्स लगता तो इनको देना पड़ता। तो ये हो गया आपका
एग्जाम्पल 1 आप लोग नोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ही आपको ये चीज ही जो ना जो मैं इसको बना रहा हूँ ना, ये चीज आपके माइंड में अगर सेट हो गया ना, तो आपको बुक्स एक बार रीड करोगे, आपके माइंड में ये चलता रहेगा, हाँ ये सर ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में 2 करता हूँ। 1 आप लोग कॉपी कर लिए, 2। अब एक क्या है ना कि लुब्रिकेंट होता है, तो इसमें आपका जीएसटी नहीं लगता है। इस प्रोडक्ट में भी जीएसटी नहीं लगता। इस प्रोडक्ट में 18% जीएसटी लगता है। 18% जीएसटी इसमें लगता। अब इनका क्या है, ये दोनों जो है इसका सेल है 38 लाख और इसका सेल है 5 लाख। तो टोटल इनका क्या हो गया 43 लाख। टोटल इनका सेल क्या हो गया 43 लाख हो गया इनका टोटल सेल्स। अब आप बताइए कि ये वाला इस वाला फॉर्मूला में ये फिट हो रहा है कहीं पे भी? पेट्रोल पंप माना वही है, सेम बंदा है जो पहले डीजल और पेट्रोल बेचते थे। अब क्या इस वाला एग्जांपल में क्या लुब्रिकेंट भी बेचने लगे जो कि जीएसटी लगता है। तो पहला पॉइंट ये सेक्शन 23 का बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी बिजनेस में एंगेज है, अगर वो जो कि वो बिजनेस में जीएसटी नहीं लगता, मतलब नॉट लायबल टू टैक्स या तो होली एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो क्या ये दोनों में फॉलो कर रहा है? जी नहीं कर रहा है। इसका कारण है कि ये वाला है जीएसटी एप्लीकेबल है, तो इनको क्या है ना कि जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, इनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इसके कारण से ऐसा भी देखिए इनका, अगर आप एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देखिएगा ना, तो ये 43 लाख हो रहा है, 43 लाख हो रहा है, जो कि 40 लाख से ज्यादा है। तो अगर कोई भी गुड्स सप्लाई करता है और 40 लाख से ज्यादा होता है तो उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है ना। 40 लाख तक उनका लिमिट है, जो हमने आपको एक नोटिफिकेशन से बताया था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 पॉइंट था। अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई कर रहा है जो कि एग्जम्प्टेड है और नॉट लायबल टू टैक्स है, तो उस केस में आपको नहीं लगेगा। बट आप मिक्स करके सप्लाई करते हो ना, कि आधा ये करते हो आधा ये करते हो, या किसी भी पोर्शन में कर रहे हो, लुब्रिकेंट बेच रहे हो, तो ये वाला केस में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट मैं इरेज कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट भी मैं लेता रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो खुद खेती करता है, अपने जमीन के ऊपर खुद खेती करता है, या तो उनके फैमिली मेंबर हैं वो खेती कर रहे हैं, या तो वो लेबर को हायर कर रहे हैं बाहर से, जिनको वो कैश में पैसा दे रहे हैं या तो काइंड्स में दे रहे हैं, बट जो है ना अपने सुपरविजन के अंदर उनको काम करवा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है ना कि उनको जीएसटी नंबर लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई इंडिविजुअल एग्रीकल्चरिस्ट है जो खुद अपने लेबर से काम कर रहा है, मतलब खुद काम कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर के द्वारा काम कर रहा है खेत में, और जो लेबर भी हायर करके रखा है कुछ लेबर को, उनको क्या है ना कि मान लीजिए पैसा पेमेंट कैश में पेमेंट करता है, या कुछ धान दे देता है, कुछ खेत का सामान दे देता है, बट सुपरविजन उनके अंदर हो रहा है, तो उनको भी जीएसटी नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूं, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज आल्सो नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। मतलब जो खुद के जमीन में खुद खेती कर रहा है उनको नहीं लग रहा। पूरा पढ़ रहा हूं। द टर्म्स एग्रीकल्चरिस्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब इंडिविजुअल हो एचयूएफ हो, जो हु अंडरटेक्स कल्टीवेट ऑफ लैंड्स बाय ऑन लेबर, मतलब खुद कर रहा है, जो मैं आपको बताऊं, बाय द लेबर ऑफ फैमिली, मतलब अपने फैमिली मेंबर के जो किसी बंदा को एंगेज करके रखा कि आप भी खेती में इन्वॉल्व हो जाओ, बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन। ध्यान देना आपको, अंडर पर्सनल सुपरविजन
ऑफ एनी ऑफ द मेंबर, मतलब मैं खुद भी कर सकता हूं, मेरे फैमिली मेंबर भी पर्सनल सुपरविजन कर सकते हैं। तो इस केस में भी जीएसटी नंबर नहीं लेना है। देखिए एक इंडिविजुअल या तो एचयूएफ है, इनका एक प्लॉट है, ठीक, खेत है, ये क्या कर रहे हैं, यहां पे खुद कर रहे हैं या तो इनका फैमिली मेंबर कर रहा है, या तो सर्वेंट जो है ना हायर कर रहे हैं, उनको पैसा कैसे देते हैं, या तो कैश देते हैं या तो काइंड देते हैं। काइंड मतलब आप समझ रहे हैं, खेत में धान हो गया तो धान दे दिया, खेत में आलू हो गया तो आलू दे दिया, इस टाइप से भी होता है, ठीक है। बट ये जो बंदा है ना सर्वेंट, इसको क्या करता है, सुपरविजन खुद ही करना पड़ेगा। सुपरविजन कौन करेगा, खुद करेगा या तो फैमिली मेंबर करेगा, तभी जाके इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। बट थोड़ा सा अगर आप ट्विस्ट चेंज कर दीजिएगा ना, ये सुपरविजन किसी और आदमी के द्वारा कर रहा है, मिस्टर एक्स को रख दिया है जो कि मैनेजर है, जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास खुद का टाइम नहीं है, फैमिली मेंबर में नहीं है, 100 एकड़ जमीन है, अब वो क्या करते हैं, एक बंदा को और हायर कर लिया, भाई तू इसको देखेगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जो भी खेती हो रहा है हम लोग खुद नहीं करेंगे, ना मेरा फैमिली मेंबर करेगा, इतना टाइम ही नहीं है, तो क्या इनको मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एग्जम्पशन? जी नहीं मिलेगा। सेक्शन 23 यही बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, खुद के लेवल से काम कर रहा है, खुद काम कर रहा है, फैमिली मेंबर का जो है उनको इंगेज करके रखा। हाँ, अगर कोई मान लीजिए काम बहुत है तो खुद तो नहीं कर पाएंगे ना, तो इस केस में बाहर से जो सर्वेंट लाएंगे उनको कैश और काइंड्स में पैसा देंगे, लेकिन कंट्रोल पूरा रहे, खेत के बाहर खड़े रहेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो लगता है बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, ये हुआ पर्सनल सुपरविजन। तो इस केस में आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। अच्छा, लॉ में बोला गया है इंडिविजुअल या तो एचयूएफ, इन दोनों के ही, मतलब कोई इंडिविजुअल या तो एचयूएफ कल्टीवेटेड आउट ऑफ लैंड से करता है, अपनी खेती जो कर रहे हैं खुद के जमीन पे कर रहे हैं ये दोनों, तो इन लोग को जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, अगर ये खेती कर रही है, इसके डायरेक्टर लोग खेती कर रहे हैं, डायरेक्टर खुद खड़ा होकर खेती करवा रहा है, नहीं ऐसे ऐसे, तो क्या इनको एग्जम्पशन मिलेगा? इनको बोला जाएगा कि आप सेक्शन 23 में आ रहे हैं और आपको भी जीएसटी नंबर नहीं लेना है? जी नहीं, लॉ स्पेसिफिकली बोल दिया है कि अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, मतलब खुद के नाम पे खेत है, कोई आप कंपनी को फॉर्म करके प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म कर लीजिएगा और उसके बाद खेती करिएगा, तो आपको ये वाला प्रोविजन नहीं बोलेगा आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इसमें बेसिकली 2 पॉइंट था, मैं दोनों पॉइंट को एक अच्छा से बता देता हूँ। पहला पॉइंट था सेक्शन 23 में, सेक्शन 23 में बोला जाता है कि आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है अगर आप ये काम कर रहे हैं। बेसिकली 2 हैं, अगर पहला बोला कि अगर कोई भी बंदा जो है इंगेज है किसी सप्लाई में जिसमें टैक्स लगता ही नहीं है या तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, तो आपको नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट बोला कि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अगर खुद के लेबर से काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, फैमिली मेंबर का जो लेबर है उसको यूज करके काम कर रहे हैं, या तो बाहर का लेबर आप ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, तभी जाके आपको बोला जाएगा कि जी हाँ, आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो ये हो गया बेसिकली सेक्शन 23। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बनता है, वो ट्विस्ट है इस पॉइंट में, हो सकता है कि आप लोग के एमसीक्यू में ये दे दे, तो मैं उसके लिए करा देता हूँ। ये तो हो गया बेसिकली, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। अब ये जो बोला गया ना कि किसान है और खुद ही खेती करके और वो सप्लाई कर रहे हैं, अब क्या है बता रहा हूँ, मिस्टर
मिस्टर राम क्या कर रहे हैं, दो काम करते हैं। डिफरेंट कस्टमर को माल बेच रहे हैं। एक तो क्या बेच रहे हैं बता रहा हूं। पहला है सप्लाई ऑफ wheat out of cultivated land। सेकेंड सप्लाई क्या करता है, ठीक है चलिए एक पहले ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। इनका टर्नओवर है 60 लाख। मिस्टर राम जो है ना एग्रीकल्चरिस्ट है, जो व्हीट है ना वो क्या कर रहे हैं, अपने खेत में उगा रहे हैं और बेच रहे हैं, डिफरेंट कस्टमर को बेचते जा रहे हैं। उनका टर्नओवर क्या है 60 लाख है, तो इनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है 60 लाख है। तो सेक्शन 23 इनको परमिशन देता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं और आप अपने ही जमीन में खुद के लेबर से या जो भी सर्वेंट्स को लेके काम कर रहे हैं, बट अपने कंट्रोल में कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में होगा। मैं थोड़ा सा इसको घुमाता हूं, समझ रहे हैं आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूं। मिस्टर राम सप्लाई ऑफ व्हीट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, मतलब आउट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, खुद के जमीन में कर रहे हैं और बहुत बंदा को बेच रहे हैं, डिफरेंट कस्टमर को बेच रहे हैं, जिनका टर्नओवर बेसिकली 60 लाख है। अब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 60 लाख है, भले 40 लाख से ऊपर है, लेकिन ये दो बंदे जो है ना सेक्शन 23 में फॉल करते हैं, तो इन लोगों को जीएसटी नंबर नहीं लेना है। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा घुमा दूं ना, आप लोग आंसर दीजिएगा। अच्छा यहां पे ना आप लोग एमसीक्यू लिख लीजिए, एमसीक्यू में मतलब जो छोटे छोटे आप लोग क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये आ सकता है। अब मैं ये बेसिकली बता रहा हूं कि ये बंदा जो है ना राइस सेल कर रहा है, ठीक है। तो अब व्हीट तो पहले 60 लाख बेच ही रहा था, गेहूं, अब चावल भी बेच रहा है। चावल बेच रहा है ना, अब चावल बाहर से खरीद के लाया और उसका था 20 लाख रुपए, मतलब ये बेसिकली चावल की ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, चावल की ट्रेडिंग कर रहा है, राइस सेल कर रहा है, मतलब राइस एक जगह से खरीद के लाया, कहीं से खरीदा और बेच दिया। अब इसका आप देखिए एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितना हो गया, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर हो गया 60 20 80 लाख। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि क्या इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब आप लोग बताइए क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। पहला जो हम लोग एग्जाम्पल बनाए थे, इसको एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं हम लोग। पहला जो हम लोग एग्जाम्पल बनाए थे कि एक आदमी था जो अपने खेत में व्हीट को उगा के, गेहूं को उगा के बेचता है। वही बंदा अब देखने लगा कि मान लो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो बाहर से भी क्यों ना हम लोग चावल खरीदे, राइस को खरीदे और खरीद के बेचते हैं। तो पहले वाला में क्या था कि एग्जम्पशन था, क्योंकि वो गेहूं बेच रहा था अपने जमीन पे उगा के, अब ये बाहर से खरीद के बेच रहा है, तो क्या ये सेक्शन 23 में फॉल करेगा। आप लोग बताइए, 10 सेकंड ले लीजिए सोचने के लिए। क्या पता चला आप लोग को कि राम
को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या नहीं? जी हाँ, क्या बोल रहे हैं जी, लेना पड़ेगा। इसका कारण मैं बता रहा हूं क्यों लेना पड़ेगा। क्योंकि पहले सिर्फ ये वेट में करते थे, वो भी अपने खेत में। अब क्या है, ये राइस का ट्रेडिंग भी करने लगे, तो दोनों मिक्स हो गया। सेक्शन 23 इसको परमिशन देता नहीं इस चीज का। तो बेसिकली 80 लाख टर्नओवर है जो कि 40 लाख क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो इनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और नॉर्मल कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल अपना सेक्शन 23 पूरा रहा। अब हम लोग सेक्शन 24 की ओर जाएंगे, जिसमें बेसिकली ये बोला गया है कि इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है बिना कोई एग्जम्पशन के। उसमें भी एग्जम्पशन थोड़े बहुत हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट 11 पॉइंट दिया हुआ है। उस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और मैं उस पॉइंट को ऐसे पढ़ाऊंगा विथ एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को पूरा याद रहे। 11 पॉइंट आप लोग उंगली पे बोल पाओगे। तो जैसा कि हम लोग सेक्शन 23 खत्म कर चुके हैं और हम लोग सेक्शन 24 की ओर चल रहे हैं। तो सेक्शन 24 में ये बोला गया ना कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 1 रुपया भी हो, 100 रुपया भी हो, 1 लाख भी हो, मतलब आपके 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख लिमिट के नीचे भी हो ना, तो आप लोग को ये बोला गया कि लेना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी टैक्स पेयर को छूट नहीं है। तो सबसे पहला, इसमें टोटल 11 पॉइंट है। मैं 11 पॉइंट को एकदम आराम से, जहां जहां एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगा बच्चा लोग, वहां पे आप लोग को हम पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी बंदा जो बिजनेस में एंगेज है, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स की, ध्यान देना पड़ेगा गुड्स का, ठीक है। सर्विस है तो वो तो सेक्शन 22 में कवर है ही है। 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख देखना ही है। सॉरी, 40 लाख सिर्फ गुड्स में देखना है, 20 लाख और 10 लाख देखना है। बट अगर कोई भी बंदा पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना एकदम जरूरी है, कंपलसरी है, एकदम लेना ही लेना पड़ेगा। चाहे आपका टर्नओवर 10 लाख हो, 5 लाख हो, 8 लाख हो, 2 लाख हो। तो पॉइंट आपको सेक्शन 40 में लिस्ट दिया गया, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ क्या है ना, कि कुछ बताया गया कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड, हैंडीक्राफ्ट ऑफ गुड्स, नोटिफाइड गुड्स बोलते हैं, ये नोटिफाइड गुड्स है, नोटिफाइड गुड्स, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स है ना, उसके लिए क्या होता है ना, आपको 20 लाख, 10 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा। मतलब इसके बाद अगर क्रॉस करते हो 10 लाख, 20 लाख का, तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉर्मल अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, तो इन दैट केस आपको जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन इन लोग बोला गया कि अगर कोई नोटिफाइड गुड्स है, नोटिफाइड गुड्स में हैंडीक्राफ्ट गुड्स आता है, अगर ये कर रहे हो तो आप लोग को नहीं लेना पड़ेगा 10 लाख, 20 लाख के नीचे। सेकेंड पॉइंट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, तो आपको 1 रुपया भी टर्नओवर हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका हम लोग पूरा एग्जांपल के साथ समझेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, कितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कितना टैक्स पहले जमा करना पड़ता है, क्या एक्सटेंशन मिलता है, कितने दिन के लिए मिलता है, ये किसके लिए, पूरे ध्यान से समझेंगे। एक सेकंड,
मिस्टर राम जो कि एक वेस्ट बंगाल का डीलर है। एग्जाम्पल को आप पूरे ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम्पल में ही हमारा सारा कुछ छुपा हुआ है। एग्जाम्पल हम इसलिए ही देते हैं ताकि आप उसको विजुलाइज कर पाएं और पूरा आराम से समझ पाएं। एक बार आप देखिए, हाँ इस पॉइंट के बाद ये सर इसका ये एग्जाम्पल बताए थे, वो आपको समझ पाएंगे। आप कितना भी उस पॉइंट को रीड कर लोगे ना, वो भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए बोला वेस्ट बंगाल का एक डीलर है। अब ये क्या करता है, इनका यहाँ पे जो टर्नओवर है ना 17 लाख, यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर है, टैक्स पेयर बोल सकते हैं हम, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वेस्ट बंगाल में। अब सडनली क्या है ना, ये क्या बेचते हैं पता है? खिलौना। खिलौना का बिजनेस है इनका। ठीक है, अब बेसिकली अब ये बंगाल वाले हैं, आदमी तो बहुत तेज है। सोचिए यार, बंगाल में 70 लाख का टर्नओवर करें, कुछ और करें तो पता चले किसी और स्टेट में करें ना तो मजा आ जाएगा। थोड़ा भी अगर 20-50 दिन का कोई बिजनेस होगा ना तो अच्छा लगेगा। तो अब ये सीधा ना यूपी में ना एक मेला लग रहा था। जो बाबा का शहर है ना यूपी, योगी बाबा का शहर में मेला लग रहा था। मेला था 70 डेज का मेला था, बहुत लंबा मेला था। तो ये सोचा कि चलो 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 मेला में सामान बेचेंगे। हम तो यहाँ से 70 लाख कमा ही रहे हैं, यहाँ से हो सकता है 40 लाख 30 लाख रुपए का और सेल कर ले तो क्या अच्छा होगा भाई। क्योंकि अभी क्या है ना कि हमारा थोड़ा सा ऑफ सीजन चल रहा है, तो चलो यहाँ अपना टाइम को दे। तो इनको क्या है ना कि अब क्या ये 70 दिन के लिए यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, क्या करेंगे? तो लॉ में ये बोला गया है ना कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं और आपका यहाँ पे कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे आप माल बेच रहे हैं कुछ दिन के लिए, बस गए, इसको बोलते हैं नो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी यहाँ पे फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं, यहाँ पे बस मेले में गए, एक छोटा सा दुकान लगाया और माल बेचना चालू कर दिए। तो क्या इनको बोला गया कि भाई यहाँ तो आप रजिस्टर्ड है ही है, यहाँ पे भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं आपको, रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लेगा बंदा? 70 दिन तो मेला लगेगा ही लगेगा, तो ले लो 70 दिन के लिए। तो मैक्सिमम पता है आपको, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो उनको मैक्सिमम जो है ना 90 डेज का रजिस्ट्रेशन मिलता है प्रथम, मतलब पहली बार जो है ना उनको 90 डेज का रजिस्ट्रेशन मिलता है। अब ये 90 डेज का रजिस्ट्रेशन तो मिल गया इनको। अच्छा, 90 डेज का रजिस्ट्रेशन मिल गया तो इनको तो टैक्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। इस केस में भी एग्जम्पशन है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हैं, अगर मान लीजिए खिलौना नहीं है, खिलौना ना ही बेचते, यहाँ पे भी खिलौना ही बेच रहे हैं, यहाँ पे भी खिलौना बेच रहे हैं ना, यहाँ का खिलौना भी यहाँ बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए कि खिलौना की जगह हैंडीक्राफ्ट गुड्स होता, इन केस मैं रेड से लिखता हूं कि थोड़ा आपको समझ में आए, अगर ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स यहाँ पे बेचते हैं जो कि नोटिफाइड गुड्स के अंदर आता है, तो उस केस में 20 लाख और 10 लाख का एग्जम्पशन इनको मिल जाता। लेकिन अब इनकी दुर्भाग्यता बोल दीजिए या इनकी खुशनसीबी बोल दीजिए कि ये है खिलौना बेच रहे हैं, तो इनको जो है ना पहले ही पैसा देना पड़ेगा, पहले तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हो सकता है कि मैं 1-2 पॉइंट स्किप कर रहा हूं इस पॉइंट को बोलने के लिए, लेकिन जब मैं आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बाद में पढ़ाऊंगा ना, जो चैप्टर के अंदर आएगा ना, और डिटेल में आप जाएंगे और डिटेल में जाएंगे, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं कि सर यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिए। मैं पूरा यहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं बता रहा ना कि आप हौज पौज हो जाओगे। तो मैंने क्या बोला कि या तो 70 दिन या तो 90 दिन, दोनों में से इनका जो सबसे नियर बाई है कि 70 दिन ही ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने अलाउ किया 90 दिन के लिए, तो 90 दिन के लिए नहीं, मैं चलो 70 दिन के लिए लेते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बता ही देता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए अभी 70 दिन के लिए तो सामान बेच रहे हैं, 70 दिन के बाद माल बेचा, झोला लेके भाग गया वेस्ट बंगाल, पूरा माल
झोला में डाला और झोला लेके वेस्ट बंगाल भागे। अब बाबा क्या इनको खोजते फिरेंगे कि भाई टैक्स दो टैक्स दो। तो बाबा ने जीएसटी डिपार्टमेंट ने नियम लगाया है कि बाबू जैसे ही तुम जा रहे हो यहाँ पे तुम्हारा जो एस्टिमेशन टैक्स लाइबिलिटी है, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी है, जब तुम एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, तो पूरा पैसा देकर रजिस्ट्रेशन लो। एक एस्टिमेशन तो दे के लो कि हाँ सर हम इतना का माल बेच देंगे, 70 लाख में इतना का माल लेके जा रहे हैं और हम टैक्स दे दें, कम बेसी तो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 90 दिन वाली बात। तो मतलब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपना एप्लीकेशन भेजोगे, सरकार बोलेगा पूरा पैसा बेटा दे के जा, और तू तो जा रहा है बाबा के शहर में जो कि एकदम स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो पूरा पैसा देके। अच्छा, अब लगता है मान लीजिए बाबा ने बोला कि चलो मेला इतना अच्छा हो रहा है तो हम लोग थोड़ा क्या करते हैं ना, मेला को एक्सटेंड करते हैं। अब मेला 70 दिन का था, अब मेला को 30 डेज के लिए और बढ़ा दिया गया। टोटल कितना हो गया मेला? 100 डेज का मेला हो गया। बोला इस बार हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, 100 दिन का मेला लगाएंगे। हर साल तो 70 दिन का लगता ही था, इस बार हम 100 दिन का मेला कर देंगे। तो अब ये बंदा क्या करेगा, जो मिस्टर राम जी हैं और गए हैं यूपी में माल बेचने के लिए, तो बोलेंगे ठीक है सर। गवर्नमेंट ने फिर बोला चलो बच्चा और 90 दिन के लिए ले जा एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम क्या है एक्सटेंशन, और जो है 90 दिन के लिए और मिल जाता है। तो 90 प्लस, पहले तो इनिशियल 90 दिन था जिसमें आप 70 दिन के लिए ही चाहिए था, लेकिन मेला का डेट बढ़ गया तो हम एक और एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है 90 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए। फिर बोलेगा ना ना बाबा बढ़ा तो देंगे, लेकिन यहाँ जो 90 दिन का फिर जो बढ़ा हुआ पीरियड है, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जो आपने बढ़ाया हो, उसका भी तो आप एक प्रोविजनल टैक्स दोगे ना, जो लाइव एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है वो दे दोगे। एस्टिमेटेड लाइबिलिटी जो है ना पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहला तो एक फेज में आपने ये पेमेंट किया जो 90 दिन का था। दोबारा बाबा ने बोला कि मेला बढ़ा दूंगा समय मेला का, तो जो और एक्स्ट्रा पैसा है वो भी आपको यहाँ ही देना पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार फिर मेला 30 दिन के लिए बढ़ गया तो आपको तो फायदा हो गया, 100 दिन का है तो 90 दिन के लिए लिया था। तो क्या करूं, और पैसा जमा करिए, जो आपकी लायबिलिटी बन रही है उतना जमा करिए। तो बेसिकली इसमें पॉइंट है, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचने जा रहा है तो उसको क्या होगा, उस एक मिनिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड 90 डेज दिया है, और जितना उनको रिक्वायरमेंट है दोनों में से जो कम का है वो आराम से रजिस्ट्रेशन ले सकता है। बट रजिस्ट्रेशन लेने से पहले उनको उतना एस्टिमेशन टैक्स लायबिलिटी जितना बनता है उतना पेमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम के लिए। रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम जो है 90 डेज और 90 डेज मतलब 180 दिन के लिए किया जाता है, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा साथ में। आप वहां पे लेकिन आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा है, अब इसी में एक आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो ये बंदा यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता वेस्ट बंगाल में, एक छोटा सा बंदा है जो 10 लाख 5 लाख का माल लेके यूपी में एक मेला लग रहा था चला गया। तो भाई साहब ऐसे कितने बंदे हैं जो 10 लाख 5 लाख 20 लाख का बिजनेस कर रहे हैं और ठेला लेके यहाँ कभी जाते हैं कभी वहां जाते हैं, वहां छोटा दुकान लगता है। तो ये सब के लिए नहीं है, बेसिकली यहाँ पे आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो और आप एक दूसरे जगह जा रहे हो, उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कि जो वहां जाके माल बेच रहा है, एक जगह ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अब बेसिकली हम लोग थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे, समझ में आया? आप लोग एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इससे पहले मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, इसको आप लोग उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको इजी रहेगा समझने में बाद में, क्योंकि आपके पास जो नोट्स जाएंगे ना उसमें एग्जाम्पल जाएंगे, बट ये जो लाल हरा जो भी है, नीला पीला जो भी है वो नहीं रहेगा, ये आपके माइंड में छप जाएगा। ओ सर ये ब्लैक से लिखे थे, ओ सर यहाँ पे रेड से ना लगे रखे थे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स ना वो रेड से लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान,
अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पहला पॉइंट पढ़े हैं कि अगर कोई बंदा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तो उनको लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पढ़े कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, रिवर्स चार्ज। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, जो बंदा रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पेमेंट करते हैं उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आप लोग को ये पता ही नहीं होगा कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, किनको देना पड़ता है। मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूं। रिवर्स चार्ज के चैप्टर में पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। मिस्टर गड्डीवाला एंड कंपनी, सीधा मिस्टर गड्डीवाला है जो क्या करता है, डिफरेंट कस्टमर को, मेनी कस्टमर बोल सकते हैं आप, कस्टमर को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इनकी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस इनको देता है। सप्लाई ऑफ क्या होता है, सर्विस। इनके पास बहुत सारी गाड़ी हैं, ठीक है, इनके पास बहुत सारी गाड़ी है, उस गाड़ी में इनको सप्लाई देता है। मान लीजिए ए बी सी डी, इन सबको सप्लाई करती है। जब भी किसी को लगता है कि हाँ हमको मेरे माल जो है ना दिल्ली से मुंबई लेके जाना है, मुंबई के बीच में लेके जाना है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये तो क्या है कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी माल को लोड करा के जहां जहां भिजवाना है वहां भिजवाता। अब ये लोग क्या करते हैं, इनको पैसा देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट चार्ज देते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज देते हैं। से मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देते हैं। तो इस बंदा को ना जीएसटी में एग्जम्पशन दे दिया गया, बोला जा भाई तू मजे ले। अब लाइबिलिटी है ना तुम्हारे जैसे बंदे पे पड़ जाएंगे कि तुमको जो ना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। मैं एक बार ना जो मेरे नोट्स में लिखा है मैं पूरा पढ़ के आपको सुना देता हूं। Person who are only engaged in making supply of taxable goods or service or both, the total tax on which is liable to paid on one reverse charge basis by the recipient। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं। Person who are only engaged in making of supply of taxable service or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient। This is recipient, ये हो गया recipient under reverse charge under section 9 subsection 3 has been exempted from obtaining registration। इनको जो है ना ये आप बोल सकते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में इनको एग्जम्पशन दे दिया गया और उनके ऊपर बोझ को दे दिया गया कि आप जो है ना टैक्स पेमेंट करते जाओ। तो अब 1 लाख का जो सर्विस था इसमें क्या हो, ये 5,000 रुपया जो जीएसटी, इसमें बेसिकली 5% जीएसटी लगता है, ठीक है। तो 5,000 का जो जीएसटी है ये क्या करेंगे, सीधा गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को 5,000 रुपया पेमेंट कर देंगे। देखिए, और रिवर्स चार्ज पूरा चैप्टर ही है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो मैं अभी क्या है ना आपको ऊपर पूरा अच्छा से बता रहा हूँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे हैं। जब हम उस चैप्टर में जाएंगे ना तो और डीपली पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक गड्डी वाले हैं जो इनको सप्लाई देते हैं,
सर्विसेज ट्रांसपोर्ट की सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में 1 लाख रुपया ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि गड्डी वाले तू आराम कर, तुझको जीएसटी नंबर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तुझे लेना है तो ले, नहीं ले, लेकिन हमारे तरफ से एग्जम्पशन है। बट भैया तू पकड़ा जा, तेरे ऊपर सारी लाइबिलिटी है। यहाँ पे 1000 कस्टमर को दे रहा है तो 1000 कस्टमर फंसेंगे, उनके गिरवान उनके हाथ में, सरकार के हाथ में आ गए, और इनको बोला गया कि अब तू ही जो है ना जीएसटी कंपलसरी ले और टैक्स को पेमेंट करता। हाँ, ये 5000 का जो इनको ना इनपुट मिल जाता है, इनको कोई नुकसान बोल के नहीं है कुछ भी, ये पेमेंट करेंगे और जिस तरह से अपना रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल में अपना इनपुट ले लेंगे। तो अगर देखा जाए तो इनको कोई नुकसान नहीं है, इनपुट ले सकते हैं, इनको भी कोई नुकसान नहीं रहता, ये भी इनपुट लेते हैं। लेकिन इनको पकड़ने के रीजन है कि बहुत बंदे जो है ना, इनको पकड़ने का मतलब था कि एक ही बंदा था, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट बंदा का इनकम देख पा रहे हैं हम लोग, क्या माल जा रहा है, ठीक है, इसलिए किया जा रहा है। तो अपने 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, इसको मैं 3rd पॉइंट बोलूंगा, नॉट 1 पॉइंट। तीसरा पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब मैं जो 4th वाला पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैट में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का मैट हो या कहीं पे भी, बट हम लोग क्या किए ना, उसको बहुत जगह से पढ़ के एग्जाम्पल तैयार किए हैं, तो प्लीज आप इसको ध्यान देना। हाँ, चैनल को लाइक करना ना भूलें, और आपको जैसे कि कोई कमेंट है, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि आप ना कमेंट को लिखें, प्रॉपर लिखें, और मेरा नंबर भी दिया गया। इनकेस कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, पर्सनली मैं आपको ले सकता हूं। मेरा टाइमिंग है कॉल लेने का 5 से 6 के बीच में, ठीक है। तो 5 से 6 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, बट डेली नहीं करना होगा। मैं अभी आपको 2 डेज देता हूं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। मैं नोट कर देता हूं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे 5 PM to 6 PM आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं। इस टाइम मैं रेडी रहूंगा। इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको अच्छा से अच्छा समझा पाऊँ, और भी अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो मैं उनका जवाब भी दूंगा। और एक चीज़ ध्यान दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को पढ़ के, समझ के और देख के इसका पूरा नॉलेज ले पाएँ और एग्जाम में इसका लुत्फ उठा पाएँ। बेसिकली क्या है ना कि मैं इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए, ठीक है। फिर भी मैं ये उम्मीद कर ही रहा हूँ कि आप लोग मुझे कॉल करें, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। कमेंट तो जरूर करें कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा, सर ये पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम था, एक बार और समझा दीजिए। मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। तो 4th वाला पॉइंट है, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स person who are required to pay tax under section 9 subsection 5 9 subsection 5, ठीक है। इंस्टीट्यूट में सिर्फ यही लिखा हुआ, मैट में लिखा हुआ। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसमें 3 कैरेक्टर को लाऊंगा। एक जो है ओला कंपनी जो टैक्सी सर्विस देती है ना, उसका ड्राइवर, और तीसरा बंदा पैसेंजर। किसको बोला मैंने, नोट करता हूं। ये हो गया ओला ऐप, ठीक है। ये हो गया भैया ड्राइवर। मिस्टर संभव। ये हो गया पैसेंजर।
ठीक है। अब तीनों का लिंक कैसे हो रहा बताइए। आपने सपोज आप वेस्ट बंगाल में रहने वाले हैं, आप अपने ऑफिस से निकले, ठीक है। ऑफिस आपका था सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में, ठीक है। आपने ऐप में ऐप में आपने क्या किया, टैक्सी बुक किया। टैक्सी का ओला का जो ऐप है ना, वहां पे गया कि ओ ये बंदा सेक्टर 5 में बैठा हो, इनको हावड़ा जाना है, ठीक है, इनको हावड़ा स्टेशन जाना है। तो ये क्या किया, इससे कनेक्ट किया कि भाई साहब तू किधर घूम रहा है। तो ये बोला मैं तो भैया सैटेलाइट सेक्टर जो 5 है ना उसके आसपास। बोला तो एक बंदा जो है ना मिस्टर जियो, वो आपका वेट कर रहा है। जियो जो है ना मिस्टर वेट कर रहा है आपका कि हमको कोई टैक्सी के लिए। तो बेसिकली हुआ क्या, अब टैक्सी की सर्विस कौन दे रहा है, ये इनको दे रहा है सर्विस। सर्विस जो है मिस्टर शंभू जो है ना मिस्टर जियो को पिक किया, और पिक करने के बाद जहां इनको हावड़ा जाना था लेके चला गया, ठीक है। अब पेमेंट क्या करेगा मिस्टर शंभू जी जो है ना, अब सॉरी ये जो मिस्टर जियो है ना, पेमेंट जो करेगा ना ये इसके अकाउंट, इसको भी कैश दे सकता, अगर अकाउंट करेगा तो यहाँ पे ऐप में चला जाएगा। अब ये क्या है ना कि ओला वाले ऐप ना अपना कमीशन को काट के ड्राइवर शंभू को पेमेंट कर देंगे। अब सेक्शन 24 में ये बोला गया है ना, देखिए सेक्शन 24 जो लाया गया ना, जितने भी हार्डशिप है ना उसको कम करने के लिए लाया गया है, और कहीं कहीं लूप होल को पकड़ने के लिए भी लाया गया, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि क्या ये पैसेंजर को जीएसटी नंबर लेना चाहिए। अरे तो ऐसा होगा कि मैं टैक्सी बुक ही ना करूं भाई, टैक्सी जैसे मैं बुक करने का पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो नहीं, इनको नहीं लेना पड़ेगा। ये जो मिस्टर शंभू है जो ड्राइवर हैं, ओला के जो ड्राइवर हैं, इनको लेना होगा। तब तो ये बोले मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पहली बात, ठीक है, पढ़ा लिखा भी हूं जो भी हूं, अब मुझे कंप्लायंसेस का, टैक्सी छोड़ के कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, जीएसटी हर मंथ में रिटर्न लगाना पड़ेगा, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज करने पड़ेगा। तो मैं टैक्सी चलाऊं ना, ये करो। तो गवर्नमेंट बोला भाई साहब ओला कंपनी के जो मालिक है ना, आपको ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। किसको लेना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखिए ये पेमेंट रिसीव कौन करता है, पेमेंट बाय जियो टू ओला ऐप कर दिया। ये इसको फर्दर जो पेमेंट इनका करना था, पेमेंट आफ्टर डिडक्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन, कुछ परसेंटेज कमीशन काट को ड्राइवर को दे दिया। तो रजिस्ट्रेशन किसको लेना होगा, रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा ओला कंपनी के मालिक को। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो इनको बोला ना कि तू ज्यादा समझदार लगता है, तू क्या कर, रजिस्ट्रेशन ले ले, इससे तू जीएसटी कलेक्ट कर, इसको जो होता है अपना कमीशन काट के पेमेंट कर दे, और जो जीएसटी बनता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आराम से पेमेंट करता जा, बस इसलिए तुझके चुना हूं। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 तक। तो यही पूरा बेसिकली कहानी है कि एक ओला कंपनी है, एक पैसेंजर है, एक ड्राइवर, तीनों के बीच में जो कहानी है। आपको जब भी ये सेक्शन रिकॉल करना होगा तो सर ओला कंपनी का ना एग्जांपल दिए थे, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5th पॉइंट जो है बताने जा रहा हूं, छोटा पॉइंट है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं है, इसमें कोई एग्जांपल भी नहीं, तो एक बार आप लोग इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। कौन सा पॉइंट था, 4 हो गया था, 5। नॉन रेसिडेंट जो है ना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई।
बेसिकली एक नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया से बाहर का है, वो इंडिया में आता है और टैक्सेबल सप्लाई देना चालू करता है, तो उनको भी ना यहाँ पे कंपलसरी बोला कि आप 1 रुपया 1 लाख जो भी आप करते हो, मतलब 10 लाख 20 लाख के नीचे भी हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो इसमें बेसिकली बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देख लें 6 नंबर पॉइंट जो है मैं बता रहा हूँ, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, मतलब एक बंदा है जो टैक्स डिडक्ट करता है। जी हाँ, जीएसटी में भी टीडीएस होता है, जीएसटी में भी टैक्स को डिडक्ट करना पड़ता है सेक्शन 51 के अंदर, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब आप रजिस्टर्ड है या नहीं है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट who are required to deduct tax under section 51 whether और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, मतलब अगर कोई बंदा है, ये पॉइंट हो गया, अगर कोई बंदा है, बंदा बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं वो क्या करते हैं, टीडीएस काटते हैं, ठीक है। किसके काटते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका काटते हैं। इनका एक छोटा सा एग्जांपल बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, चलिए यहाँ पे अपने देख पाएंगे। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये क्या करते हैं ना, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, ठीक है, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और जैसे ही 2.5 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 2.5 लाख से जैसे ही ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 2,50,000, 2,50,000 से जैसे ही ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मान लीजिए रोड बनाना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को बोले चल भाई ये कलकत्ता में जो एमजी रोड है ना वो थोड़ा सा टूट फूट गया है, तो एक काम करें ना, उसको ना आप प्रॉपर बना दीजिए, जहाँ जहाँ गड्ढे हो गए हैं उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि अब जुलाई अगस्त में बारिश का महीना आने वाला है तो बहुत सारे गाड़ी को दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, रोड बना लिए। इनका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना था, 10 लाख, ठीक है। काम कर लिए, कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या बोले, हम तुमको जो दिया सप्लाई, ठीक है, हमने आपको क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया रोड बनाने के लिए, जो रिपेयर बेसिकली करने के लिए। अब उसमें क्या है, उसका जो वैल्यू था 10 लाख रुपया था। तो अब ये क्या बोलेंगे ना कि ये इनका बोलना है क्या कि हम टीडीएस काट लेंगे। जीएसटी में जो टीडीएस आता है, जीएसटी टीडीएस 2%, इसमें 2 पार्ट होता है बेसिकली। 1% जो होता है ना सेंट्रल स्टेट के पास जाता है, 1% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, 1% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। 2% काटता है, मतलब यहाँ पे 10 लाख रुपए का आप देखेंगे तो 2% काट के इसके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। ये एक तरह से इसका जो है ना कैश लेजर होता है ना, कैश लेजर। जब भी आप जीएसटी में देखिए ना 2 टाइप का लेजर होता है, क्रेडिट लेजर होता है और कैश लेजर होता है। तो उस कैश लेजर में इनका जो 2% जो भी फिगर आएगा वो दिखेगा, ठीक है। तो जो 2% का फिगर आएगा वो इनके कैश लेजर में देखेंगे। ये अपने जीएसटी जब रिटर्न लगाएंगे तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2.5 लाख से ज्यादा, तो बेसिकली यही है कि पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, चाहे आप सेपरेटली रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब इनको लेना ही लेना है जीएसटी नंबर, एज अ टैक्स डिडक्टर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने 7th पॉइंट की ओर। आप इस पॉइंट को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये जो अपना जो 7th नंबर जो पॉइंट है ना, बहुत ही
मजा वाला पॉइंट है। आप देखोगे अरे यार ये क्या हो रहा है, मनी तो इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं पे, पूरा चलते जा रहा है चलते जा रहा है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब गुड्स भी हो सकता है सर्विस भी हो सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ अदर, मतलब पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज ए एजेंट और अदरवाइज, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे के बिहाफ में गुड्स बेच रहा है या तो कोई सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, इन दैट केस जो एजेंट है ना, ही इज लाइबल टू रजिस्टर अंडर रजिस्ट्रेशन, ही इज लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी एक्ट, उनको लेना पड़ेगा। तो मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। इसको आप प्रिंसिपल टू एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। मिस्टर दीनानाथ, ये क्या है, फर्नीचर, एंटीक फर्नीचर बनाते हैं पूरा, ठीक है। मिस्टर दीनानाथ बहुत ही एंटीक फर्नीचर बनाते हैं। इनका एक बंदा है मिस्टर मुरली, ये क्या करते हैं ना, अब इसको आप प्रिंसिपल बोल सकते हो, इसको एजेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, इसको मार्केट में लेके जाते हैं। मार्केट कहाँ है पता है आपको, आप रख लीजिए कोलकाता, कोलकाता में लेके जाता है। मान लीजिए एक फर्नीचर है, इसका वैल्यू है 10 लाख, ये इसको फर्नीचर दे दिया, बोला तू लेके चल जा फर्नीचर विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि तू तो मेरा एजेंट है भैया, इसको बोलते हैं ना बिना पैसे के लेके जा। ठीक है, बिना पैसे के लेके चला गया। अब इस फर्नीचर को क्या किया, 10 लाख का फर्नीचर लेके गया, अब ये 12 लाख में फर्नीचर को बेच दिया। एक कस्टमर आया, एक बहुत मालदार पार्टी आया, सोफा मतलब जो भी फर्नीचर उसको प्रॉपर अच्छा लगा कि चलो, और इनका दीनानाथ जी का तो ब्रांड भी है ना, कम से कम ये 20 साल से ना ये फर्नीचर बनाते हैं और एंटीक फर्नीचर बनाते हैं। तो इनका जो मिस्टर मुरली जी है ना, वो लेके गए और कोलकाता में मिस्टर अग्रवाल को बेचते हैं। अग्रवाल जी बहुत पैसे वाले थे, ले लिए, चलो 12 लाख का फर्नीचर है, बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक बंदा जो है कि अ पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, तो उनको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इनको बेच दिया, यहाँ पे बोला कि ठीक है हम तुमको माल तो बेच रहे हैं, पैसा मांग नहीं रहे हैं, माल दे रहे हैं तुमको, पैसा मांग नहीं रहे हैं, माल बेचो उसके बाद फिर हमको क्या पैसा दो। जब ये बंदा माल इसको बेच लिया तो फिर पैसा दिया। तो अब इनके पास एक बिलिंग हो रहा है, इसको क्या कर रहा है, इनके बिहाफ में ये बिलिंग कर रहा है इनको, अग्रवाल जी को। तो क्या है ना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में इनको बोला गया है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा कंपलसरी, बिना कोई बहाने के, तो इनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने इनको ही क्यों बोला जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ठीक है, बिना कंसिडरेशन के भी तो सप्लाई माना जा रहा। आप जब बेसिक आप पढ़ेंगे जीएसटी वाले फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां बोला गया कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाता है ये वाला केस में। तो इनको क्यों नहीं बोला कि आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, इनको बैठा के रखिए, ये आपका माल बेचेंगे, इनको आप कमीशन दीजिएगा और सीधा माल आपका गया, बिलिंग वगैरह सब आपके हाथ से होगा। तो बताइए क्या होता है। अब देखिए ये क्या होता है ना, इनको ये माल तो बेच दिए, ठीक है, माल जैसे ही इनको दिया,
पैसा तो लिया नहीं, लेकिन क्या एक बिलिंग हो गया। तो इनके हाथ में आउटपुट हुआ, इनके हाथ में इनपुट हुआ। अब ये बंदा जो है ना 10 लाख का माल जो इनसे लिया, अगर ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा ना तो इनका इनपुट जो है ना कॉस्ट को बढ़ा देगा। 10 लाख प्लस जीएसटी भी लिया होगा या उसके अंदर का भी जीएसटी होगा, इंक्लूसिव होगा, तो भी इनका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा 18%, 28% से बढ़ जाएगा। बट अगर ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं ना तो इनका कॉस्ट जो होगा ना, जो इनका कॉस्ट होगा, जो मतलब जो इनका सेलिंग प्राइस होगा, ये इनका कॉस्ट होगा, तो जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा ना, यहाँ पे जो माल बेचेंगे इनका क्रेडिट मिल जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने किया कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो, भले आप जो है ना आप माल जो है ना इनसे बिना पैसे के लेते हो। तो मतलब अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट वाली जो पॉलिसी भी है उस केस में भी आपको लेना पड़ेगा एजेंट को। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 होगा ना। टोटल हम 11 पॉइंट पढ़ेंगे, 11 पॉइंट उसके बाद हम लोग उंगली में बोलेंगे कि हाँ कौन सा हो सकता है, एक इधर उधर हो, लेकिन हम लोग 11 पॉइंट बोलेंगे। तो पॉइंट नंबर 8, मैं बार बार आप लोग को ये बोल रहा हूं कि अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट करें। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग को ये डाउट हो रहा है। तो 8वां पॉइंट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। एक देखिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, उनको क्या होता है ना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। जब आप इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर वाला में जो आईएसडी वाले, इसको बोलते हैं बेसिकली आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या होता है, एक तरह से एचओ की तरह काम करता है। जितने भी इनके नीचे ब्रांचेस होते हैं ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जितने भी इनके नीचे ब्रांचेस होते हैं ना, सारा का इनपुट इनको मिल जाता है, सारा इनपुट इनको मिल जाता है। अब ये क्या करता है ना कि मतलब कोई भी इनका ब्रांचेस है, ब्रांच 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 कोई भी माल खरीदता है, ब्रांच कोई भी माल खरीदता है, ब्रांच कोई भी माल खरीदता है, तो सारा इनपुट किसके पास जाता है, आईएसडी के पास, आईएसडी के पास। अब क्या करता है आईएसडी, क्या करता है, मान लीजिए आईएसडी के पास ये सारा इनपुट हो गया। अब फिर क्या करता है, एक प्रोपोर्शनेट वे में सबको ये बांट देता है। वो होता है टर्नओवर के बेसिस पे होता है कि किसका क्या टर्नओवर हो, उसके बेसिस पे इनपुट को बांट देता है। यही कारण है ना, इनको बोला गया है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। देखिए होता क्या है ना कि बड़े बड़े कंपनी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसमें एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो क्या करता है कि जितना मान लीजिए खरीदारी हो रहा है या कोई भी सर्विस ले रहा है, तो सारा इनपुट इसके हाथ में चला आता है। उसके बाद ये डिसाइड करता है, ओ तुम्हारा 10 लाख का टर्नओवर है, तुम्हारा 12 लाख का टर्नओवर है, तुम्हारा 15 लाख का टर्नओवर है, तो जो भी इनके पास XYZ इनपुट जो भी रकम उसी रेशियो में डिवाइड करके सबको दे दिया जाता है। तो एक तरह से ये ज्यादा पावरफुल आदमी है, सारा इनपुट ले लेता है, फिर सबको बांट के दे देता है। यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, जब मैं इसका चैप्टर में आपको बोल रहा हूँ पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अब अपना पॉइंट होगा 9 और 10 मैं साथ में पढ़ाऊंगा। ये वाला पॉइंट क्या था, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। ये मैं इसलिए यहां से हटा दिया हूं ना, क्योंकि मेरे को अब एक बड़ा सा लगेगा। मैं यहां लिख देता हूं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अंडर सेक्शन 24। चलिए ठीक है, इसमें बेसिकली 2 पॉइंट 9 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, छोड़िए लिखता नहीं क्या, मैं बता रहा हूँ पॉइंट 9 और पॉइंट 10। पॉइंट 9 में लिखा है पर्सन हु सप्लाई गुड्स सर्विस और बोथ, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). में मैं ओला वाला केस आपको पढ़ा चुका हूं, तो वो छोड़ के बोल रहा थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो मैं कभी कभी ये बोल सकता हूँ ECO अंडर सेक्शन हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 52। तो सेक्शन 51 आपने क्या पढ़ा,
टीडीएस के बारे में पढ़ा, जीएसटी टीडीएस। सेक्शन 52 आपने टीसीएस के बारे में पढ़ा। तो पॉइंट क्या है, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52. Point number 10 पढ़ रहे हैं, every electronic commerce operator, every ECO who is required to collect tax at source under section 52. देखिए ये दोनों पॉइंट मिलता जुलता है, इसमें सिर्फ एक ही बात बोला है कि 9(5) को छोड़ के। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, पूरा आप समझ पाएंगे। एग्जांपल मैं दूंगा, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, उसी का मैं एग्जांपल दूंगा। फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो उसमें ठीक है, अब ये पॉइंट बेसिकली क्या, कवर अंडर टीसीएस। दो पॉइंट था, पॉइंट 9 और पॉइंट 10, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या, फ्लिपकार्ट है, जो कि ECO है। ये है कस्टमर, हमारे जैसे, आपके जैसे, जो फ्लिपकार्ट में हमेशा ऑर्डर करते रहते हैं, ठीक है। ये है डीलर, फ्लिपकार्ट में जो सेलर होते हैं ना, मैं इसको सेलर भी लिख सकता हूं, सेलर स्लैश डीलर बोल देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है ना, ये कस्टमर फ्लिपकार्ट पे वेबसाइट पे अपना ऑर्डर करता है। ऑर्डर कर दिया कि सर जी हमको एक ये वाला गुड्स पसंद पहले कर लिया, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप में देखा कि हाँ ये सामान मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इसका हमने क्या किया, ऑर्डर कर दिया। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या करता है, इसको ऑर्डर करता है कि भाई साहब एक कस्टमर ने ना ये चीज़ मांगी है, कोई भी चीज़, घड़ी हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, टीवी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। कस्टमर ने क्या किया, COD भी कर देता है। कस्टमर मान लीजिए पेमेंट कर दिया, पेमेंट कितनी थी, मान लीजिए 1000 रुपये उस गुड्स का दाम होगा, प्लस 18% GST, 1180 रुपया यहाँ पे हो गए, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया। अब ये क्या किया, इसको धीरे से माल सप्लाई कर दिया, इसको इनवॉइस दे दिया, गुड्स डिलीवर कर दिया। गुड्स डिलीवर हो गया कस्टमर को, कस्टमर के पास क्या हुआ, गुड्स चला गया। अब क्या है ना, ये बंदा क्या किया, गुड्स का वैल्यू कितना था, 1000, GST कितना था, 180, 1180 हो गया। अब यहाँ पे TCS कलेक्ट कर रहा है टोटल, अब ये हो गया टोटल, TCS कलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये माल बेच रहा था, इसका TCS कलेक्ट कर लिया। अब अपना ये अपना क्या है ना, कि कमीशन भी जो है ना, कमीशन भी तो चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना कमीशन के माल चल। तो मान लीजिए इनका कमीशन कितना हुआ, गुड्स का वैल्यू कितना था, 1000, कमीशन था इन लोग का 20% देने का बात था, तो कमीशन कितना हो गया, 200। अब इसका GST कितना हो जाएगा, 18% कम। आपको पता ही है कि बेसिकली ये सब कमीशन पे क्या है ना, 18% का GST लगता है, GST एट द रेट 18%, तो 36 रुपये, 236 रुपये, ठीक है। तो ये गुड्स का वैल्यू हो गया। अब ये 236 रुपये इसका हो गया। TCS ये इसे चार्ज कर लेगा, इसको भी पैसा देगा ना, TCS चार्ज कर लेगा, जो भी है TCS माइनस करके इसको, देखिए TCS काटना पड़ता है ना इसको, तो ये TCS इसका काटेंगे। अब इनका ये कमीशन भी हुआ ना,
मैं यहाँ लिख देता हूँ कमीशन। बेसिकली क्या है ना कि ये टीसीएस जो इनको चार्ज करना था इस पे चार्ज करके जो इनका पैसा नेट में बचेगा इनको दे देगा। अब इनवॉइस डिलीवरी हो गया, गुड्स को दे दिया। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फ्लिपकार्ट ईसीओ आप इसका जो टीसीएस काटोगे, इसे आप टीसीएस जो चार्ज करोगे तो आपको तो जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है, जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है जीएसटी नंबर ले लूंगा, क्या दिक्कत है। डीलर को भी बोला कि आप जो गुड्स सप्लाई कर रहे हो आपको भी तो लेना पड़ेगा, तो पॉइंट में तो वही लिखा हुआ ना कि पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ अदर देन ये थ्रू, मतलब पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सेक्शन 95 थ्रू ईसीओ इज लायबल टू रजिस्टर्ड। तो पॉइंट 9 में इनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है, कंपलसरी लेना है। वही बोला पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 95 थ्रू सच ईसीओ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब 10 नंबर पॉइंट जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम सेलर और डीलर, उनको क्या चार्ज करना पड़ेगा, जो टीसीएस आप चार्ज कर रहे हैं उतना चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टीसीएस बेसिकली 1% होता है, 1% चार्ज करके जो नेट में होगा टोटल अमाउंट पेमेंट कर देगा। तो इनको क्या है पॉइंट 10 के अंदर कंपलसरी इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना है। बेसिकली है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो डीलर को ऑर्डर करता है, कस्टमर पहले क्या करता है इसको ऑर्डर करता है, ये इनको ऑर्डर करता है कि आप गुड्स को डिलीवर कर दीजिए, गुड्स डिलीवर होता है, इनको पैसा मिलता है, ये क्या करते हैं पैसा जो लिए प्लस अपने टीसीएस नेट काट लेते हैं, जो डिडक्ट करना है काट के इनको पेमेंट दे देते हैं। अब बोला गया कि अगर कोई भी डीलर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो इनको जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरा नंबर पॉइंट में बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना उनको अगर टीसीएस चार्ज करना है डीलर से सेलर से तो उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बेसिकली यही पॉइंट है इसमें। अदर केस में अगर कोई होता तो 10 लाख 20 लाख उनको एप्लीकेबल मिल जाएगा, बट इस केस में नहीं मिलेगा। तो एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनत से बनाया हूं इसको, बहुत सोच सोच के बनाना पड़ता है, ठीक है, बहुत स्टडी करना पड़ता है। तो तो आज हम लोग जो है ना सेक्शन 24 के जो लास्ट पॉइंट है ना, मैंने आपको बोला था ना कि 11 पॉइंट है टोटल, ठीक है, उसमें जो 10 पॉइंट तो हो चुके हैं, लास्ट जो 11वां पॉइंट है ना वो मैं आप लोगों को रखना जा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है पता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन and database access and database access or retrieval service from outside India by a person in India, by a person in India other than registered person. एक कॉन्सेप्ट है, every person supplying online information and database access or retrieval services from place outside India to an Indian
टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब मैं सीधा सा आपको सिंपल में बताता हूं कि एक बंदा अगर यूएसए से सर्विसेज दे रहा है इंडिया के बंदे को थ्रू ऑनलाइन और वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा, किनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो इस केस में मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि किसको किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यूएसए में मान लीजिए एक कंपनी है और एक इंडिया में एक भोलू बच्चा है, मास्टर भोलू, मास्टर नहीं बोलेंगे आप, भोलू ही बोल लीजिए। भोलू है 15 साल का, ठीक है, वीडियो गेम खेलता है ऑनलाइन, और ये क्या करता है, इनको सर्विस दे रहा है और ये वीडियो गेम खेले जा रहा है, ठीक है, गेम खेल रहा है, या मान लीजिए वीडियो गेम, या तो कोई ऐप के थ्रू कोई सर्विसेज दे रहा है जो एंटरटेनमेंट सर्विस हो, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली यही होता है ना कि ये बंदा बाहर बैठा हुआ और ये बंदा इंडियन बंदा है, इनको ना वीडियो गेम खेल रहा है और ये बच्चा 15 साल का है, तो इंडिया में क्या हो, और ये क्या करता पता है, आप जब ये गेम खेलता है ना तो एक सर्टेन चार्जेस देता है। ऑनलाइन जो गेम खोल रहा है ना, उसको ऐप एक बार डाउनलोड कर रहा है तो उसका कुछ चार्जेस हो रहा है, ठीक है, जो चार्ज है, कभी कभी ये पैसा देना पड़ता है, कभी कभी ये फ्री भी है, ऐसा नहीं है, समटाइम फ्री भी होता है, समटाइम ये फ्री भी हो रहा है कि सिर्फ आपका क्या है ना डेटा यूज हो रहा है, समटाइम कहता है आप 100 रुपया 10 रुपया 20 रुपया उसके लिए चार्जेबल होता है। तो अब ये बंदा ना गवर्नमेंट के बंदा से, ये अनरजिस्टर्ड है, सबसे बड़ी बात है कि अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, छोटा बच्चा है, क्या जीएसटी नंबर लेगा। तो इस केस में ये बंदा जो है ना पैसा तो कमाते जा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इस टाइप का कोई भी सर्विस हमारे इंडियन पर्सन को देते हैं और जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भाई साहब आपको ना इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया से काफी पैसा कमा रहे हैं। ये ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो चार्जेस लग रहा है, कुछ पैसा भी दे रहा है, और मान लीजिए कि सिर्फ ऑनलाइन एक्सेस कर रहा है, उसके बदले में तो पैसा तो लग ही रहा है, इंटरनेट का पैसा तो लग ही रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बोला कि आपको ना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इंडिया में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इसलिए बोला है कि एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू a person in India other than registered person, मतलब अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो इनको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ना ये बंदा रजिस्टर्ड होता, ये 30 साल का होता और ये रजिस्टर्ड होता, बिजनेसमैन होता तभी तो रजिस्टर्ड होता, अदरवाइज तो रजिस्ट्रेशन लेने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होता है ना, अगर कोई भी सर्विस यहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो इस केस में इनको क्या होता है ना, इन्हीं को टैक्स पेमेंट करना पड़ता, इन्हीं को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। बट ये सिनेरियो कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, अगर ऑफलाइन लेंगे तो नहीं, बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन बोला, इसलिए बोला गया OIDR सर्विसेज, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा 11 पॉइंट था, जैसे मैंने आप लोग कमिटमेंट किया था, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट है। 11 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, आज का मेरा 11 पॉइंट खत्म हो गया, मैं रिकैप पे जा रहा हूँ। 5 सेकेंड आप एक बार ध्यान लगाइए कि हाँ हमको ये 11 पॉइंट कैसे याद करना है। पहला पॉइंट है पर्सन हु सप्लाई इंटरस्टेट गुड्स। दूसरा पॉइंट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तीसरा पॉइंट है पर्सन पे टैक्स अंडर RCM। चौथा पॉइंट है पर्सन पे टैक्स अंडर 9 सबसेक्शन 5। उसके बाद है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। छठवां पॉइंट हो जाएगा, मैं देख लेता हूं एक बार छठवां पॉइंट क्या है, पर्सन हु रिक्वायर्ड टू,
छठवां पॉइंट है पर्सन हु रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51। सातवां पॉइंट है पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर। आठवां पॉइंट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला पॉइंट है। नौवां पॉइंट है पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई अदर देन सेक्शन 95 जो कि टीसीएस वाली पॉइंट, 10 नंबर भी टीसीएस पॉइंट थी ईसीओ वाली, और 11 नंबर जो पॉइंट थी OIADR वाली सर्विस जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं बाहर से, ठीक है, उस केस में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन लेता है उस केस में है। तो टोटल 11 पॉइंट है। आप एक बार 11 पॉइंट अपने उंगली में बोल के देख लो, याद हो जाएंगे, और साथ में आप अपना जो है ना विजुलाइज करोगे सर क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 25 की ओर बढ़ेंगे, उसमें बेसिकली प्रोसीजर पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो नोट्स है ना वो हमारे टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, हमारे वेबसाइट पे सारे लिंक जो है ना हमारे जो यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएंगे। साथ में हमारा नंबर भी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोई क्वेरी होगा तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और कॉल भी कर सकते हैं, जो मैंने टाइम बताया था ट्यूसडे एंड फ्राइडे 5 to 6। थैंक यू।